बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आज बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना में जनता ने सीएम योगी को ही यूपी के लिए उपयोगी बताया। भाजपा गठबंधन को 273 सीटों पर विजय मिली है। भाजपा ने अकेले दम पर 255 सीटों पर परचम लहराया। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से हार गए। उधर भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे बड़ी बहस में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना में जनता ने सीएम योगी को ही यूपी के लिए उपयोगी बताया। भाजपा गठबंधन को 273 सीटों पर विजय मिली है। भाजपा ने अकेले दम पर 255 सीटों पर परचम लहराया। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू हार गए हैं। उधर भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य 50,000 से ज्यादा वोटों से हार चुके हैं। मोदी और योगी ने उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो 37 साल में कोई पार्टी नहीं कर पाई। लगातार दूसरी बार सत्ता में भाजपा की वापसी। सपा 125 में सिमट कर रह गई। कांग्रेस और बसपा साफ ही हो गई। पूरा यूपी नापने वाली प्रियंका गांधी की पुरजोर मेहनत के बावजूद खाली 2 सीटें ही मिल पाई। मायावती इससे भी कम सीटों पर रही। और जो पूरे आंकड़े हैं वो हमने आपको बताया। तो बाबा का बुलडोजर चल गया और कहीं ना कहीं लुट गया लाल और खिल गया गुलाल। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और दिलीप यशवर्धन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़ी बहस में, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि जहां लगातार कहा जा रहा था कि अब समाजवादी की ऐसी हवा है कि कांटे की टक्कर यहां होगी, लेकिन वो सब दिखने को कहीं नहीं मिला क्योंकि साफ तौर पर 125 तक सिमट कर रह गए और 273 का जो आंकड़ा था, प्रचंड बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पार किया। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे जो हवा बताई जा रही थी सपा की वो कहीं दिखाई नहीं दी। 273 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया, लेकिन 300 का नारा बीजेपी का भी था। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में तस्वीर तो शुरू से साफ थी। कंफ्यूजन हम लोग इसलिए कंफ्यूजन में थे कि मतदाता बहुत चुप था। अलायंस को लेके बहुत बातें हुई, लेकिन ये बात अलायंस उस तरह से क्लिक नहीं किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेके बहुत बड़ा एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, लेकिन आप देखिए किसान आंदोलन का कितना इम्पैक्ट आया। सतह पे जरूर ये जो सपा गठबंधन है सतह के ऊपर जरूर थी, लेकिन सतह के नीचे भारतीय जनता पार्टी की गंगा बह रही थी। तो इसलिए पूरी सीटें विजय उपाध्याय जी, सुरेश राणा को तो इसका नुकसान उठाना पड़ा किसान आंदोलन का। देखिए, सुरेश राणा 2 बार से चुनाव जीते थे, वो मंत्री थे और उनकी सीट का जो सोशल इक्वेशन है वो उनके खिलाफ था इस चुनाव में, इसलिए सुरेश राणा हारे। इसीलिए संगीत सोम भी हार गए। लगातार 2 बार से वो चुनाव जीत चुके हैं वहां से। तो ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कारिक हार है। सुरेश राणा के बारे में हम लोगों को रिपोर्ट थी, सरधना से भी हम लोगों को रिपोर्ट थी कि वहां ठीक नहीं, लेकिन लोग जीते भी हैं। जिन लोगों ने जनता से अपना जुड़ाव बनाए रखा, काम किया, वो सब जीत के वापस आए हैं। खुद उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार योगी जी की नेतृत्व में, योगी जी ने पूरे समय काम किया। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शायद ऑफिस में कभी ये 24 घंटे बैठे हों। ये योगी जी तो सुबह मीटिंग करते थे, दोपहर में कहीं किसी जिले का दौरा करते थे, शाम को आके फिर वापस लखनऊ मीटिंग करते थे। तो ये जो इनकी लगातार मेहनत रही, लगातार जनता को उनकी सहूलियतें और उनकी योजनाओं को डिलीवर करने की कोशिश रही। गवर्नेंस में कुछ लीकेजेस थे, कुछ कमियां जरूर थी, ऐसा लगता था, क्योंकि सिस्टम एक ऐसा ही उत्तर प्रदेश का बना है जहां ब्यूरोक्रेसी चीजों को बहुत अपने ढंग से करने की कोशिश करती है। उसमें मैक्सिमम जो एफर्ट हो सकता है सरकार ने किया। सरकार ने सारी केंद्रीय योजनाओं की डिलीवरी अच्छे से की, सीधा लाभ पहुंचाया जनता को और जनता को उसका फायदा भी मिला और उसका फायदा जनता ने वोट के रूप में दिया। दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ हैं। जनता ने रिटर्न किया। दिलीप यशवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और जिस तरह से 273 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पार किया, लगातार ये भी कहा जा रहा था कि 300 पार कर देंगे और 300 पार करना मुश्किल पड़ गया। सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहली बात तो जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई। और जो जीत भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही थी, उस जीत को सुनिश्चित किया और लोगों ने उनकी जीत पर, उनकी आशाओं पर मुहर भी लगाई। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी पिछली बार 40 से 45 सीटें थी, इस बार वो 123 के आंकड़े पर अगर पहुंची है तो ये तो कहा जाएगा मेहनत की है उन्होंने। और अगर आप मेरी नजर से देखेंगे, जो मेरा अपना परसेप्शन है, इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती से बैठे हों।
अभी तक की जो गवर्नमेंट थी, लेकिन दिलीप यशवर्धन जी, अगर थोड़ी मेहनत और कर ली होती और बयानबाजी पर अगर कंट्रोल कर लिया होता तो शायद फायदा हो जाता। 125 से और भी बढ़ सकते थे। ये मौका अच्छा ये था। तो तय है कि अगर अगर जिस मेहनत को अखिलेश यादव ने अभी शुरू किया था, उसको अगर और 6 महीने पहले शुरू करते थे, ग्राउंड पर और काम कर लेते, तो ये रिजल्ट कुछ और हो सकते हैं। लेकिन जो बेनिफिशियरीज थे, जैसे राशन पे शासन का एक नया सगुफा चला है सरकार की तरफ से, वो सगुफा काम किया है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि लोगों को ये लगा निचले तबके को कि ये सरकार प्रेजेंट में है और ये हमें दे रही है, आने वाली सरकार आएगी और देगी। तो यहाँ पर लोगों ने वर्तमान पर विश्वास जताया, भविष्य पर विश्वास नहीं जताया। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पर इनको अच्छी जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी हार मिली है। डिप्टी सीएम का हार जाना, मंत्रियों का हार जाना, उत्तराखंड में सिटिंग सीएम का हार जाना, ये जताता है कि कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी भी है, तो जो इनको इस रूप में दिखी है। मैं फिर घूम के कहूंगा कि जो 5 राज्यों के चुनाव थे, उन 5 राज्यों में सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जहां पर इस बार पहली बार विपक्ष भी काफी मजबूती में बैठेगा। पूरा मजबूत तो नहीं, लेकिन 125 सीटें कम नहीं होती हैं, और सरकार इस बार 5 साल की जो चलेगी वो बहुत हद तक जनता के हित में और सही तरीके से चलेगी। और सरकार अभी तक अगर कोई चीज मनमाना करना चाह रही थी, तो मुझे लगता है कि विपक्ष इस बार जनता ने दिलीप जी विश्वास दिखाया है, तो उनके हित में चलनी चाहिए और उनके हित के कार्य होने चाहिए। उनका जो विश्वास है उस पर खरा उतरने की जरूरत है। अब योगी आदित्यनाथ को ज्यादा जिम्मेदारी है। मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। मनोज मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा, और आप कैसे देख रहे हैं इन 273 के आंकड़े को? और साफ तौर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है और योगी मोदी का जो जादू है वो बरकरार रहा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जो खुद सिराथू सीट से हार गए, हालांकि ये कहा जा रहा था कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी जीत जाएंगे, लेकिन पल्लवी पटेल ने उनको वहां हरा दिया। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश की जीत और 273 के आंकड़े, इन्होंने कई मामले में उत्तर प्रदेश में नए इतिहास रचे हैं। ये परिणाम की चर्चा मुझे लगता है कि इतने कम शब्दों के बजाय अगर उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश की जाए तो 17-19 के ट्रायल के बाद इस 22 में चूंकि अकेला गठबंधन सत्ता का और विपक्ष का चुनाव लड़ रहा था, तो बड़ी उम्मीदें थी। ये था कि मतलब टक्कर कड़ी होगी, लेकिन वैसा कुछ ग्राउंड पे दिखा नहीं, और नहीं दिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण था, मैं विजय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि जैसे कोरोना काल 2 में योगी जी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जैसे ही निगेटिव हुए हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश का वो दौरा किया और 1-to-1 रिपोर्टिंग रखी, और यही स्थिति उनकी लगभग 4.5 साल या 5 साल की कार्यकाल के दौरान में बराबर थी। ब्यूरोक्रेसी की सारे जाल जंजाल के बावजूद भी मुझे लगता है कि जो उनका टच था, और ये जरूर कहना चाहेंगे कि विपक्ष उतनी मजबूती से जिन मुद्दों को मंच पे पहुंचाया वो नीचे ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा, और भारतीय जनता पार्टी के सारे बातों पे, सारे मुद्दों पे या उनके कमिटमेंट पे या किए गए कार्यों पर जनता ने भरोसा जताया। कारण ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की, पूर्वांचल पे बहुत बार चर्चा की, हम लगातार बुंदेलखंड और अवध की भी चर्चा करते रहे, लेकिन परिणामों ने उन चर्चाओं पर, और अगर संगीत सोम या राणा के हारने की चर्चा करें तो फिर सबसे ज्यादा असर तो लखीमपुर होना चाहिए था, जहां की भारतीय जनता पार्टी ने पूरा क्लीन स्वीप किया, सारी की सारी सीटें जीत ली। तो सीधे जनता के साथ में पार्टी या बीजेपी का जो संवाद की एक नीति रही, बूथ लेवल तक उनके काम करने का तरीका रहा, और सारी योजनाएं उनके समझ में आ जाए जो वोटर है। वोटर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारी चीजें, मतलब मंडल कमंडल, लोहिया, मायावती, कांसीराम, सब इस चुनाव में धराशायी हो गए। बिल्कुल, जो तमाम मुद्दे थे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे फिर पशुओं का मुद्दा हो, कई मुद्दे विपक्ष ने उठाने की कोशिश की। क्या जनता के समझ में नहीं आए वो मुद्दे? नहीं, देखिए, नाकाम रहे समझाने में? नहीं, जैसे देखिए, अगर वोट पर, जैसे समाजवादी पार्टी के लगातार बयान आ रहे सारे साहब हमारे वोट में आप परसेंटेज बढ़ गए। अरे भाई, विपक्ष में आप अकेले थे तो वोट आपको बढ़ना था, लेकिन वहीं देखिए ना, दूसरी तरफ मायावती हो या कांग्रेस हो, ये लोग तो शून्य की तरफ पहुंच गए ना। बल्कि इनसे बेहतर वो दल हैं जो गठबंधन में थे, चाहे सपा के साथ गठबंधन में थे, चाहे भाजपा के साथ, उनकी सीटें बढ़ के आई। मायावती 1 सीट पे है, और वहीं अगर 8-8, 6-6 सीट पे राजभर और जयंत चौधरी है, तो उससे बेहतर प्रदर्शन उनका रहा। इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति या आगामी 2024 को चुनाव इस परिणाम से जरूर प्रभावित होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही मनोज मिश्रा जी। विजय उपाध्याय जी, जिस तरह से मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो 2022 का चुनाव का जो परिणाम है, ये 2024 को भी तय करेगा।
देखिए, बीजेपी तो आज से जो रणनीति बनाएगी वो 2024 के लिए ही बनाएगी, और बीजेपी ने ये परंपरा बनाई, भारत के राजनीति को उसने बदला, और बदला इस मायने में कि 24/7 की पॉलिटिक्स करने लगी बीजेपी। और जो सहूलियत की राजनीति होती थी कि साल में हमने एक रैली कर ली या कुछ कार्यकर्ता सम्मेलन कर लिए और हम बाकी समय आराम करते रहे, उस राजनीति का दौर जा चुका है। बीजेपी से मुकाबला करना है तो आपको भी 24/7 पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। हर अवसर को आप राजनीति के तहत आपको जमीनी स्तर पर जुड़ना होगा लोगों से, और उनकी जो समस्याएं हैं वो कम से कम दूर करनी होंगी, उन्हें समझाना होगा। भरोसा नहीं जीत पाएंगे अगर आप जनता का, तो आप देखिए इस चुनाव में जो विपक्ष को वोट मिले हैं, जैसे सपा का 10% वोट बढ़ गया है, बसपा का वोट परसेंटेज करीब 9% घट गया है, कांग्रेस का जबकि बहुत कमजोर थी 112 सीट पे लड़के जो है पिछली बार 6% लाई थी, इस बार 403 पे लड़के 2.3% वोट लाई। प्रियंका गांधी ने जितनी मेहनत की और जिस तरह से उन्होंने पूरी पार्टी को रिफॉर्म किया, एक नए तरीके की पार्टी, नए तरीके कार्यकर्ता बेस तैयार करने की उन्होंने कोशिश की, वो नाकाम हो गई उसमें। 2.3% वोट मिले हैं, तो 4% वोट कांग्रेस का नुकसान हो गया, 9% वोट बसपा का नुकसान हो गया, और इन दोनों का फायदा। लेकिन जातीय समीकरण जो साधने का फॉर्मूला था अखिलेश यादव का, वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, वो पूरी तरह से फेल हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये हमेशा फेल होगा जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश करेगा। आपको अब सबको साथ लेके चल के राजनीति करनी पड़ेगी। 2007 से उत्तर प्रदेश में जाति विहीनता के चुनाव हो रहे हैं। सारे जो समीकरण चुनाव जीतने के लिए जाति के बनते हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये नाकाम ही साबित हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उसे अब जातीय समीकरणों को साधने के बजाय आऊंगा विजय उपाध्याय जी आऊंगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन के पास में आना चाहूंगा। दिलीप यशवर्धन, जिस तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश लगातार की जा रही थी, और नया प्रयोग ये किया गया था क्योंकि बसपा के साथ भी गठबंधन करके देख लिया था, कांग्रेस के साथ भी समाजवादी ने करके देख लिया था, लेकिन अब छोटे छोटे दलों के साथ एक जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई जो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। भारत की राजनीति की एक स्वस्थ परंपरा है अगर जातीय समीकरण यहाँ, हालांकि जातीय समीकरण नहीं खत्म हुए, मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं कि जातीय समीकरण खत्म हो गए हैं। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जातीय समीकरण है वो बाकी पार्टियों द्वारा कुछ चंद जातियों तक सीमित थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस जातीय समीकरण को वृहद लेवल पर बढ़ा दिया और हर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करी। ये एक अच्छी बात है, ये एक नया फॉर्मूला है, और ये नया फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहा है। उन्होंने हर जाति के प्रमुख लोगों को प्राथमिकता देने की कोशिश करी। आप पीछे अभी लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा का जब टिकट बांटा गया था, तब भी देखिए जातीय समीकरण को, क्षेत्रीय समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से साधा गया था। बाकी पार्टियों में ये कमी थी कि बाकी पार्टियां चंद जातियों पर फोकस करती। भारतीय जनता पार्टी ने वो जातियों का फोकस चंद जातियों से हटा करके बहुतायत जातियों पर कर दिया, और उसके साथ साथ उनको जो सामाजिक बेनिफिट होते हैं वो देने की कोशिश करी। सामाजिक बेनिफिट भी दिया। तो जो नीचे का तबका है जिसको राशन मिल रहा है, राशन प्रशासन हो रहा है, वो फॉर्मूला काम कर रहा है। लेकिन जो बिल्कुल तो ये अखिलेश का जो फॉर्मूला था जनजातीय समीकरण का था, जातीय समीकरण का नहीं था, और वो इसलिए फेल हुआ। मनोज मिश्रा जी, सीधे तौर पर आपसे सीधा जवाब लूंगा और उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जिस तरह से जनजातीय समीकरण साधने की कोशिश अखिलेश यादव ने तो की, लेकिन जातीय समीकरण वो नहीं साध पाए, इसलिए कहीं ना कहीं वो फेल हो गए। नहीं, देखिए मैं सीधा ही जवाब दूंगा आपको। इस बार पहले बार ऐसा मौका था कि लगभग मैंने 7 चरण में गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर, अंतिम बनारस और जौनपुर तक लोगों के बीच में जाने का और मीटिंगों को ज्वाइन करने का मौका मिला। एक बात बड़ी विश्वसनीयता से लोग कहते थे, मैं रिपीट कर रहा हूं, विजय भाई आपने सुना होगा, सारी चर्चा के बाद जनमानस में वो कहते थे कि आएगी तो बीजेपी, जीतेंगे तो बाबा ही, अब बाबा ही। तो ये जो जवाब होता था कहीं न कहीं ये महसूस कराता था कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत 7 सालों में या प्रदेश में 5 सालों में ये विश्वास हासिल कर लिया है। अब इससे ऊपर और इस विश्वास का फायदा मिला और इसलिए वापस बाबा आ गए। चलिए चर्चा को समाप्त करेंगे। विजय उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया, दिलीप यशवर्धन जी, मनोज मिश्रा जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।